हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में सीटेट पेपर 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए 60 सवाल लगाते हैं। आप में से जो भी लोग नए जुड़ रहे हो चैनल से, आप लोग ध्यान रखिएगा, हर दिन यहाँ पर आपके लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेट आ रहा है। आप लोग हर दिन क्लास को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हर एक सवाल को समझते चलिएगा, जहाँ लगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसे आप रट लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस बार तक जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई में, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है। और आपको यह भी पता होगा काफ़ी जल्द हो सकता है, यानी कि जो दिसंबर वाला आपका सीटेट होगा उसमें हो सकता है आपका पैटर्न यानी कि सिलेबस शायद चेंज हो जाए। जैसा कि आपको पता है, सुनने में को मिल ही रहा है कि सिलेबस हो सकता है चेंज हो, कुछ तरीका चेंज हो, तो फिर आपको शायद और भी दिक्कत हो सकता है। तो वैसा नौबत ना आए, प्रैक्टिस सीट वगैरह घर में लगाते रहिए, यहाँ पर जो भी क्लास दिया जा रहा है उसे देखते रहिए, प्लेलिस्ट आकर के यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, हर एक सवाल को रट लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्लास के पीछे नहीं भागना है, जो भी क्लास जहाँ भी क्लास देखेंगे हर एक सवाल को याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा, आपका अच्छा खासा नंबर आपके सीटेट में आ जाएगा। आगे आप खुद ही बहुत समझदार हैं, आपको सब कुछ पता है। क्लास के लास्ट में 2 थंबनेल शो करेगा, वहाँ से भी क्लास देखिएगा, और मन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, टच करके उसे भी आप लोग देख ही लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो ध्यान रखिएगा, क्लास अगर पसंद आए तो ही आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब खुद से कर देना। ये आपको हम बार बार नहीं कहेंगे, बीच में है ना, परेशान नहीं करेंगे। तो आप इस बात को खुद से अपना काम रिस्क क्या कहते हैं उसको, जिम्मेदारी समझ के कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है? पहला था हिंदू काल, दूसरा था मुस्लिम काल और तीसरा था ब्रिटिश काल। आपको बताना है उस इतिहासकार का नाम जिन्होंने कि भारत को 3 काल में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। तो नंबर फर्स्ट जेम्स मिल आपको याद रखना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीचिंग एग्जाम में भी यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, जेम्स मिल सही जवाब है। नंबर सेकेंड करेक्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? पहला करेक्ट, नगर साफ सुथरे एवं जलमल निकासी सर्वोच्च थी। दूसरा करेक्ट, मकान के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। तीसरा करेक्ट, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे। चौथा कह रहा है कि सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बताइए कौन सी विशेषता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं वहाँ पर था? आपको ध्यान रखना होता है, मकान के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, गलत है, पिछली ओर नहीं बल्कि सामने, यानी कि आप उसे आगे कह सकते हो, आगे की ओर खुलता था। ठीक है, तो नंबर सेकेंड यहाँ पर अपना राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान के दरवाजे पिछली ओर नहीं बल्कि आगे की ओर खुला करता था। ऋग्वेद काल में स्त्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, मतलब गलत है? पहला करेक्ट, स्त्रियों का विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। सेकेंड करेक्ट, स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। तीसरा करेक्ट, स्त्रियां यज्ञ अनुष्ठान करती थी। चौथा करेक्ट, स्त्रियां सभा में भाग लेती थी। बताइए ऋग्वैदिक काल के बारे में कहा जा रहा है, यह ध्यान रखिएगा। कब? ऋग्वैद के समय में स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, ये गलत है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां ना यज्ञ अनुष्ठान और सभा, जिन्हें जिसे आप संगोष्ठी कहते हो, इन सब में तो भाग लेती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर जो यवनारंभ के बारे में दिया हुआ है ना, यह एज लगभग मानिए ना कि 16 साल के आसपास के एज के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लिया करती थी। सेकेंड राइट आंसर है अपना। मौर्य साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी घाटी से कौन सी नदी घाटी तक था? बताइए, काबुल तक था, कुंभा तक था, अक्सस तक था, या फिर सिंधु नदी घाटी तक था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद आपको इसका जवाब नहीं पता हो। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास का एक काफ़ी अच्छा खासा आप जानते हो साम्राज्य रहा है। विस्तार कहाँ से स्टार्ट आप मानोगे? कावेरी नदी से। कहाँ तक हुआ था? तो अक्सस आपको बताना होता है। तीसरा यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, कावेरी नदी से लेकर के अक्सस नदी तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। यहाँ पर 95 में सूची को आपको मिलाना है। नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे? आइए इसे देख ही लीजिए।
नगर श्रेष्ठी होता था व्यापारियों एवं बैंकरों की श्रेणी का प्रमुख, इसे कहते थे नगर श्रेष्ठी। सार्थवाह क्या होता था? सार्थवाह व्यापारियों का ना, जो आपका गिल्ड का प्रमुख हुआ करता था, इसे कहते थे सार्थवाह। प्रथम कुलिक शिल्पियों को कहा जाता था। प्रथम कुलिक है ना, ये शिल्पियों को। और प्रथम कायस्थ जो है ये किसे कहते थे? मुख्य प्रतिलिपिक को कहा जाता था। ऑप्शन अगर आप देखना चाहो नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो फटाफट ले लिया करिएगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसे याद रखिएगा। यहाँ से सवाल देखिएगा आपका आएगा एग्जाम में। नंबर 96 कह रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? पहला, कन्नौज नगर पर आधिपत्य की लालसा। सेकंड कह रहा है मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण। तीसरा कह रहा है दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है तीसरा वाला सही है, क्योंकि पहला और दूसरा। त्रिपक्षीय संघर्ष, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद ना कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए 3 नाम याद रखना होता है, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जमीन जो है, क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? पहला कह रहा है कि यहाँ धन एकत्रित करने आया था। सेकेंड कह रहा है उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना था। तीसरा कह रहा है उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रसार करना था। चौथा कह रहा है कि वह यहाँ मंदिरों को लूटने के लिए आया था। बताइए। 97 में आपको बताना है महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था। कौन सा नहीं था? टाइम चाहिए, क्लास को रोक लिया करिए आराम से। उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना था। ये कारण उसका नहीं था। इसका मतलब उसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, धन जमा करना, इस्लाम का प्रचार करना और मंदिर को लूटना था। भारत में साम्राज्य वगैरह स्थापित करने के लिए तो वह आया ही नहीं था। और ईरानी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का नाम भी हमको लेना ही नहीं है गजनवी के बारे में, ठीक है। नंबर 98 कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में क्या सत्य नहीं है? तुगलक वंश पता है ना आपको कब से कब तक चला था? 1320 से लेकर के 1398 तक। याद रखिएगा, आपको आपके टीचिंग एग्जाम में काम आएगा आगे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में क्या सत्य नहीं है। पहला कह रहा है उसने खुरासान, इराक एवं ट्रांस आशियाना को जीतने की योजना बनाई थी। सेकेंड कह रहा है चीन से मोहम्मद बिन तुगलक के राजनयिक संबंध थे। तीसरा कह रहा है सल्तनत के इतिहास में सबसे कम विद्रोह उसी के समय में हुए। चौथा कह रहा है उसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। बताइए तुगलक के बारे में क्या सही नहीं है, देखते हैं। उनके समय में सबसे कम विद्रोह हुआ था ना, ये गलत है, ठीक है। यानी कि तीसरा वाला क्या है, गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान, इराक एवं ट्रांस आशियाना को जीतने की योजना बनाई थी। चीन से मोहम्मद बिन तुगलक के राजनयिक संबंध हाँ थे। उसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पर गलत है। दिन ए इलाही अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु व उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा है। यह विवरण अकबर के संबंध में किसने दिया? स्मिथ ने, हैवेल ने, खफी खां ने या फिर रॉल्फ फिंच ने? विंसेंट आयर स्मिथ, VA स्मिथ जिसे आप कहते हो, नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिन ए इलाही अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु व उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा है। यह विवरण किसका है? यह किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है स्मिथ के द्वारा। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। उसने आगरा में अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा उसके द्वारा बनवाया गया भवन आगरा में नहीं था? रंग महल, शीश महल, नगीना मस्जिद या फिर मुसम्मन बुर्ज? यहाँ पे आपको नंबर पहला रंग महल याद रखना होता है। रंग महल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, रंग महल कहाँ पर है फिर? ये ना दिल्ली में है, इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है, आगरा में नहीं है। बाद बाकी शीश,
मुसम्मम और आपका नगीना मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में है। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से दो गुप्तकालीन मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित थे? पहला कह रहा है पार्वती मंदिर, सेकेंड कह रहा है भीतरगांव का मंदिर, तीसरा कह रहा है लक्ष्मण मंदिर या फिर शिव मंदिर। बताइए कौन से दो गुप्तकालीन मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित थे? गुप्त काल में भीतरगांव का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है और लक्ष्मण मंदिर जो कि शिवपुर में है, ये ईंट के द्वारा बनाया गया था। तो दूसरा और तीसरा सही है, भीतरगांव और लक्ष्मण मंदिर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नंबर 1 को टिक करेंगे, दूसरा तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने। ध्यान रखें किसके सहयोग से? अंग्रेज के सहयोग से। कौन? मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु बाद में मीर जाफर को किस कारण पुनः नियुक्त किया गया था? अंग्रेजों ने समझा कि उसे भारत से निकालने के लिए मीर कासिम मुगल सम्राट से जा मिला है, या फिर मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानूनों को तोड़ रहे थे, जिस कारण मीर कासिम की आय में भारी कमी आ गई, या फिर मीर कासिम अंग्रेजों द्वारा मूल निवासियों के धर्म परिवर्तन का विरोधी था, या फिर मीर जाफर ने भारी रिश्वत देकर मीर कासिम को हटवाया था। क्या होगा सही जवाब? देखिए अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, लेकिन बाद में मीर जाफर को फिर से कासिम की जगह पर लाया गया था। क्यों ऐसा हुआ था? तो मीर कासिम अंग्रेज से लड़ा। ठीक है, मीर कासिम क्या होता है? अंग्रेज से लड़ने लगता है क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानून को तोड़ रहे थे, जिस कारण मीर कासिम की आय में भारी कमी आ गई थी। याद रखिएगा। नंबर 103 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे के लिए वयोवृद्ध गांधी वादी पोट्टी, नाम क्या था? श्रीरामुलु, इनकी मृत्यु होती है। आपको नाम याद होगा, ये श्रीरामुलु थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। कह रहे हैं कि वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, या वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे, या फिर वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, या फिर वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। दोस्तों आपको इसका जवाब अच्छे से याद रखना है। श्रीरामुलु नाम आए, वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है? कहाँ पर है? नरोरा उत्तर प्रदेश में, कालपक्कम तमिलनाडु में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, या फिर तारापुर महाराष्ट्र में। कह रहा है कौन सा जगह पर थर्मल पावर प्लांट है? तो देखिए 104 है ना, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसका शुरुआत कब होता है? 1969 1969 में ये शुरू हुआ था, याद रखिएगा। हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? कह रहे गर्म दिनों में खड़ी कारें, या फिर उच्च तापमान वाले सड़कों के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज, या फिर समुद्र का स्तर बढ़ना, या फिर वनों और वृक्षों का विनाश। हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए ना वन और वृक्ष का विनाश सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? बताइए। देखिए सूर्य है ना, और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में जो भी ग्रह आते हैं ना, वो ग्रह भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। भीतरी ग्रह कौन से हैं? सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में आने वाले यानी कि पाए जाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है, आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पर आइए। कह रहा है कि नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया? आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए, या फिर विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए? बताइए। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव आया ना, यहाँ पे आपको बताना होता है विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। बस दूसरा वाला ऑप्शन सही है, नंबर 2। करेक्ट। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? यू आकार, गार्ज, अंधी घाटी, या फिर कैनियन? तो आपको कैनियन बताना होता है, कैनियन के नाम से जानते हैं। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से? कैनियन आपको बताना होता है। कह रहा है निम्न में से बेमेल को छांटिए जो सबसे अलग हो। देखिए चक्रवर्ती वर्षा जो है ना, नंबर 3 को ध्यान दीजिए। चक्रवर्ती वर्षा
संवहनी, पर्वतीय और ज्वारीय, इन सब वर्षाओं से भिन्न होती है। कौन सी? चक्रवर्ती वर्षा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 110 कह रहा है भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? गलत को यहाँ पर चुनना है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकार का हनन हुआ हो, अधिकारों का। ठीक है, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन कह रहा है? गलत है, वाक्य गलत है। तो जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। क्या यह सही है? सेकेंड कह रहा है अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चौथा कह रहा है पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है। नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसा है क्या? नहीं ना है, हस्तक्षेप कर सकता है ना, तो ये नहीं क्यों आएगा? यानी नहीं और गलत मिल गया अपना तीसरा वाला सही जवाब। कह रहा है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। यह शक्तियाँ का बंटवारा सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है ना, यह शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। बताइए क्या होगा? राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने से, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है, या फिर तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। बताइए क्या होगा सही? तो देखिए, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है ना, यह शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। कैसे? राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने से, प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ये कथन को छोड़ देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तब 85 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर स्थित झारखंड के रांची का समय क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए। ग्रीनविच रेखा आप जानते हो इंग्लैंड से गुजरती है। यहाँ से पूर्व का देश के समय को आगे रखा गया है। आपको पता है ना, पश्चिम पीछे की ओर रहता है, पृथ्वी 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, 85 डिग्री 20 यहाँ पे मिनट वो दिया हुआ है सेकेंड। तो पूर्वी देशांतर समय कितना होगा अगर पूछे तो आप इसे सॉल्व करेंगे ना, 5:41 आपका हो जाएगा शाम का। कहाँ है ऑप्शन नंबर पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे हम समझा नहीं पाए हों, छोड़ दीजिएगा इस सवाल को फिलहाल। कह रहा है कि शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़िए। पहला कह रहा है औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। कारण क्या दिया है कि बहुत से निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट जाने का एक मौका भी था। शहरीकरण का कारण बताना है। देखिए, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहर में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। नहीं, गरीब भी गए थे पैसा कमाने के लिए, है ना। सेकेंड कह रहा है कि बहुत से निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट जाने का एक मौका भी था ना। बिल्कुल था, ये सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। बताना है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी करेगा? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध आदेश या फिर अधिकार परीक्षा?
तो जब न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं करता है तब उसे आदेश दिया जाता है, जिसे आप परमादेश कहते हो, मतलब महाआदेश, आदेशों का आदेश मानना ही पड़ेगा। उस तरह का काम नहीं करिएगा तो आदेश आ जाएगा, मतलब परमादेश आ जाएगा। ऐसे आप याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया प्रणाली में कह समान है? कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के बारे में कह 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है? विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है? प्रत्येक मत का सामान्य मूल्य होता है? या फिर विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए? कह रहा है कि कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के समान मतलब बात की गई है? तो प्रत्येक मत के मूल्य का समान होना, ये वाला जो ऑप्शन है तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक मत का सामान्य मूल्य होता है। 116 किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग्यताओं में से सही नहीं है? किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक होती है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड, उसकी आयु 35 वर्ष हो। तीसरा कह रहा है कि वह संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। कौन सा कथन सही नहीं है? वह संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, ऐसा नहीं होता है ना। राज्यपाल बनने के लिए ऐसा कोई शर्त नहीं होना होता है। तो यहाँ पे आपको तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? पहला कह रहा है कदाचार साबित होने पर, योग्यता की दशा में, वर्ष 1950 के संसद के एक अधिनियम के आधार पर, या फिर अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर। कदाचार साबित होने पर, अयोग्यता की दशा में आपको यहाँ पर टिक करना होता है। ठीक है, ये दोनों आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि 117 का हो जाएगा 1 सही जवाब। मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा? बताइए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो। कह रहा है कि वर्ण क्रम पर आधारित निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कह रहा है कथन में, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। सेकेंड कह रहा है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बताइए किस तरह से टिक करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है, कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया। यह भी सही है, लेकिन एक दूसरे से मैचिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर व्याख्या नहीं करता है, वो आपको यहाँ पर टिक करना होता है। नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफ़ी कमी आई है, जो कहता है सभी पुराने वाहनों को नए वाहनों से बदल देना चाहिए, या फिर डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर स्विच कर देना चाहिए, या फिर डीजल कारों की संख्या में भारी कमी कर देनी चाहिए, या फिर सभी वाहनों को सड़क पर प्रदूषण नियम और विनियमों का पालन करना चाहिए। क्या यहाँ पर सही है? बताइए। डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे आप सीएनजी कहते हो, इस पर स्विच कर देना चाहिए, मतलब सीएनजी इस्तेमाल करना चाहिए। बताइए नौकादौर भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? 121 क्यों ना आपके लिए छोड़ दिया जाए। बताइए कमेंट करके, ये कहाँ पर होता है बताना है आपको। नौकादौर कहाँ पर होता है?
कहाँ पर होता है नौका दौड़, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 देखिए, युवा व्यक्ति में HIV या फिर जिसे आप एड्स कहते हो होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंधित होती है? पहला, दीर्घकाल से स्थिति पीलिया और पूर्ण और दीर्घकाल से यकृत रोग, दीर्घकाल से स्थित पीलिया और दीर्घकाल से यकृत रोग, या फिर तीव्र दीर्घकालीन सिर दर्द, या फिर तीव्र अरक्तता, या फिर दीर्घकालीन प्रवाहिका। बताइए। यहाँ पर हो जाएगा सिर दर्द वाला ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन सेकेंड है ना, तीव्र दीर्घकालीन सिर दर्द, यही हो जाएगा। इसी की आशंका से लक्षण, मतलब ये आपको अधिकांशतः संबंधित होता है। ठीक है, नंबर सेकेंड। नंबर 123, करेक्ट, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कार्य, मतलब जो कारण है वो क्या है? देखिए, सिंदरी का जो विशाल उर्वरक संयंत्र है ना, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, स्थानीय क्षेत्र से कोयला एवं कोक की प्राप्ति होती है, जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति हो जाती है, दामोदर नदी से जल मिल जाता है। सभी कारण यहाँ पर सही है। सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण सभी है। कह रहे हैं कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित की जाए कैसे? एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नंबर सेकेंड, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सही है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद होता है 22, ऑप्शन थर्ड सी वाला यहाँ पर सही है। कौन से अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है। एक आदर्श लोकतंत्र पूछा है, आदर्श जनता होता है। नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्री, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल सर्वोच्च निकाय है? कौन सी निकाय है, कौन है यहाँ पर? तो आपको बताना होता है नीति आयोग हो जाएगा ना, योजना आयोग। नंबर यहाँ पर पहला सही जवाब है। 128 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित किया हुआ है? आइए देख ही लेते हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कह रहा है कहाँ पर है? मैसूर में है। क्या ये सही है? तो ये आपका कोशिका पूछेगा, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कहाँ? तो पुणे में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक हैदराबाद में कह रहे हैं। तेलंगाना, हैदराबाद सही है यहाँ पर। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुड़गांव में है। यहाँ पे आपको 14 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा राज्य में। ये आपको बताना होता है, ये वाला आपका फिर सही हो जाता है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वाला। यहाँ पर आपको सही मैच करना है 129 में। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, चरक क्या चीज़ से संबंधित है? आपको ये ज़रूर पता होगा ना। चरक आयुर्वेद के महान विद्वान थे। चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। भारत का प्रसिद्ध आयुर्वेद ये ग्रंथ है। हर्षवर्धन याद करिए, पुष्यभूति वंश के प्रसिद्ध शासक थे हर्षवर्धन, याद है? इन्होंने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटक की रचना की है। ठीक है। विष्णु शर्मा क्या चीज़ से संबंधित हैं? विष्णु शर्मा संस्कृत लेखक और विद्वान थे ना। पंचतंत्र इसके लिए आपको बताना होता है, और वात्सायन के लिए आपको कामसूत्र बताना होता है। ठीक है, तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आप खुद से देख लेंगे।
चलिए 130 में आपको मैच करना है सूची पहला को दूसरा से, ठीक है। एकदम होता है ना गांव का अच्छा वाला जीवन चल रहा है अभी, शायद आपको पीछे से कभी कोयल का, कभी और नॉर्मल छोटा छोटा चिड़िया का भी साउंड हो सकता है सुनाई दे रहा हो। सुन रहे हैं ना? चलिए अब विंडो बंद करते हैं, फिर भी शायद साउंड आए हैं आपके लिए। देखिए चरक, चरक के लिए आपको बताना होता है क्या, ध्यान रखिएगा। चरक चरक जो है ना, प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे चरक, चरक संहिता, चरक, ठीक है। अश्वघोष, अश्वघोष क्या थे? चौथी बौद्ध संहिता हुई थी, इसका आयोजन कनिष्क के काल में हुआ था, उन्हीं के ये उपाध्यक्ष रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो। मथुरा, मथुरा के लिए क्या टिक करेंगे? मथुरा प्रसिद्ध कुषाण शासक जो कनिष्क थे ना, यहाँ से आपको मैच करना है। और वसुमित्र के लिए आपको चौथा वाला बौद्ध संहिता के अध्यक्ष में बताना होता है, वसुमित्र रहे थे, जो कहाँ पर? कश्मीर में आयोजित हुई थी। हीनयान महायान शाखा यहीं पे बना था। फिर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच या फिर सरकार? सरकार, नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों या फिर शक्तियों कहिए, इसको केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच में विभाजित किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक राज, संघीय राज, एकात्मक या एकीय राज या फिर साम्यवादी कम्युनिस्ट राज? तो सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकार कहिए या फिर शक्ति कहिए, इसका केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटकों इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे कहते हैं संघीय राज व्यवस्था, संघीय राज। यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? 2 बज रहा होगा, 2 घंटे का 15 डिग्री बराबर 1 घंटा आपका होता है, ये आप जानते हो। 30 डिग्री में 2 घंटा तो होना ही है। सवाल बनता है पूर्व में, कह रहा है पूर्व में, आपको जस्ट बताए थे पूर्व में आगे रहता है समय, तो 2 बज रहा होगा, 2 घंटे आपका एक्स्ट्रा हो रहा होगा, ठीक है। किसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है? वाकपति, संध्याकर नंदी, आपस्तंभ या फिर तिरुक्कुराल? नाम से भी शायद आप समझ गए होंगे। दक्षिण भारत का मनु कहे तो आप स्तंभ, इनको कहा गया है दक्षिण भारत का मनु, ठीक है। दक्षिण भारत का मनु कैसे? आप स्तंभ को कहा गया है। 135 कह रहे दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें इसमें कौन शामिल नहीं था? अमीर ए कोही, अमीर ए हाजिब, सद्र उस सुदूर या फिर वजीर? बताइए। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसमें ना वजीर शामिल नहीं था, नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इरिटेट कर रहा है ये कोयल। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, इसमें कौन शामिल नहीं था? नंबर 4 वजीर शामिल नहीं था, आपको ये ध्यान रखना होता है। कौन कौन फिर शामिल था? अमीर ए कोही, अमीर ए हाजिब, सद्र उस सुदूर। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत में, जो कि मंत्री परिषद होता था, इसमें वजीर शामिल नहीं हुआ करता था। 136 कह रहा है शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस उद्देश्य का परीक्षण करता है? शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहर में अपनी समझ दर्शाएंगे, कह रहा है। बताइए। पहला कह रहा है भारत में अधिकतम आर्द्रता वाले 2 शहर के नाम लिखने को कहोगे आप, या नम मौसम में कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है ये लिखने को कहोगे, या फिर आप प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके घर में नमी कैसे कम कर सकते हैं ये सवाल, या फिर जेट विमान अपने पीछे सफ़ेद दाग क्यों छोड़ते हैं यह? बताइए क्या होगा सही जवाब? आप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर घर में जो नमी होता है उसको कैसे कम कर सकते हो, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा
शैक्षणिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहर में अपनी समझ को दर्शाने के लिए। नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सीटेट में पूछा गया सवाल है और आंसर भी यही दिया गया था। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, कह रहा है। तो कहानी विधि होता है दोस्तों बेस्ट, पहले भी आपको बता चुके हैं। कहानी विधि क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कहानी विधि। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है। मूल्यांकन ना भाषा की प्रेरणा और शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, खाने पीने की, या फिर कोई नहीं। तो देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है, क्या देती है? शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा देती है, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। परियोजना कार्य के दोष हैं, बताइए परियोजना कार्य के क्या दोष है? कह रहा है कि बहुत मतलब विधि बहुत व्ययपूर्ण है, सबसे समय कह रहा है कि अधिक लगता है, निष्क्रिय कार्य सक्रिय कार्य निष्क्रिय हो जाता है, यानी एक्टिव जो वर्क होता है वो पैसिव में चला जाता है, या फिर सभी। देखिए परियोजना कार्य के दोष में ना विधि बहुत व्ययपूर्ण है, सही है। समय अधिक लगता है, सही है। सक्रिय कार्य निष्क्रिय होते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपको टिक करना है, ये सभी उसका दोष है। विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यावहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न उद्देश्य से संबंधित है, बताइए किस उद्देश्य से संबंधित है? विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यावहारिक परिवर्तन होता है ना, निम्न में से उद्देश्य क्या? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अपना अवबोध का होना, तीसरा सही जवाब है, ठीक है। अवबोध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवबोध के उद्देश्य को ये पूरा करता है। पाठ्यक्रम विकास हेतु दिए गए 4 सोपानों को क्रम में कीजिए। पहला कह रहा है चयनित अधिगम अनुभव का संगठन, परिक्षेप का में मूल्यांकन सुझाव, वांछित अनुभवों का चयन, उद्देश्य का निर्धारण। बताइए मतलब 4 सोपान को क्रम में लगाना है ना, तो पहला सबसे पहला आप उद्देश्य का निर्धारण करोगे ना, सबसे पहला उद्देश्य आपको पता होना चाहिए ना। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। फिर आप इसमें वांछित अनुभव का चयन, मतलब जो अच्छा सा अनुभव किसी के पास अगर रहा हो पहले आप वो लोगे, फिर तीसरा आएगा तो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया, ये भी कट हो जाएगा। देखिए उद्देश्य का सबसे पहले निर्धारण करेंगे, वांछित अनुभव का चयन करेंगे, परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन सुझाव लेंगे, फिर चयनित अधिगम अनुभव का संगठन करेंगे। नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है क्या? छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, मानवीय संबंधों का ज्ञान देना, समाज, राष्ट्र, राज्य एवं विश्व से परिचित करवाना, या फिर सभी। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य सब होता है। छात्रों को मानवीय ज्ञान देंगे, मानवीय संबंध का ज्ञान देंगे, समाज, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व से परिचित कराएंगे, सभी। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। नंबर 143 कह रहा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन द्वारा पता चलता है क्या? छात्र के मानसिक विकास के बारे में पता चलता है, छात्र की शैक्षणिक स्थिति तथा प्रगति का पता चलता है, या फिर छात्र के सामाजिक विकास का, या फिर समाज, या फिर छात्र की सोच का क्या पता चलता है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन द्वारा छात्र की शैक्षिक स्थिति साथ ही साथ प्रगति दोनों का पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्षेत्र की विशेषता नहीं है? यह मानवीय संबंधों पर बल देता है, कह रहे हैं। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उसके समुदाय का अध्ययन करता है। तीसरा कह रहे हैं सामाजिक शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, या फिर यह छात्रों को समसामयिक समस्याओं को समझने में सहायता नहीं करता है। कौन सी विशेषता नहीं है पर पहले आप ध्यान दिए, यहाँ पर अगर दिए तो आपको लास्ट में मिल गया होगा। यह छात्रों को सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायता नहीं देता है। नंबर 4 सही जवाब है। मतलब ये देता है, यहाँ पे कह रहा है सहायता नहीं देता है, और यहाँ पे पूछा विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है, मतलब सहायता देता है बताना है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पहला
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में अलग अलग गतिविधि को शामिल किया जाता है ना। उद्देश्य क्या है इसका? गतिविधियाँ छात्रों का भरपूर मनोरंजन करती है। गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों की अवधारणा समझने में सहायक होती है। या फिर यह गतिविधि आधारित शिक्षा केवल प्रदर्शन के लिए दी जाती है, या फिर पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए दी जाती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों को अवधारणा समझने में सहायक होती है। सेकेंड सही जवाब है। कौन सी व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? पहला करेक्ट, समय व शक्ति की बचत होती है। दूसरा करेक्ट, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तीसरा करेक्ट, पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। चौथा करेक्ट, छात्रों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। तो व्याख्यान विधि का गुण क्या नहीं है? तो छात्रों में स्वाध्याय की आदत नहीं पड़ती है। व्याख्यान जब देने लगोगे ना तो बच्चों में खुद से पढ़ने की आदत नहीं लगेगा, फिर उसको हमेशा व्याख्यान यानी कि एक्सप्लेनेशन ही चाहिए होता है। कह रहे कि शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है क्या? दल शिक्षण, शिक्षक शिक्षण, लिखित शिक्षण या फिर मौखिक शिक्षण। दल शिक्षण यहाँ पर हो जाएगा नंबर पहला सही जवाब। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है दल मतलब ग्रुप शिक्षण, बस हो गया। कह रहा है कि छात्रों ने हाल ही में सीखा है कि बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं किए जा सकते हैं और उन्हें भारत में इसके उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। विकल्प में 4 छात्रों के उत्तर दिए गए हैं। कौन सा सबसे अधिक वैचारिक समझ दिखाता है? बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं किए जा सकते हैं पर पहला कह रहा है कारखानों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन। सेकेंड कह रहा है सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण। तीसरा कह रहा है सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। चौथा कह रहा है धर्मार्थ संगठनों के लिए कर में छूट। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं किए जा सकते हैं, यहाँ पर तीसरे में दिखता है ये बात। इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होनी चाहिए, या फिर व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, या फिर रुचि और चर्चा को पैदा करने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। बताइए इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भ के बारे में। तो देखिए खाली समय को भरने के लिए और केवल मनोरंजन के लिए गलत है। पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए, गलत है। व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा चौथा नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब है। नंबर 150 करेक्ट, जाति और जेंडर से जुड़े द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूरी तरह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करनी चाहिए, या फिर और निर्णीत रखा जाना चाहिए और इस पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए, या फिर शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार चर्चा करनी चाहिए। जाति और जेंडर से जुड़े द्वंद्वात्मक विषय को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ना पूरी तरह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, छात्र में असमानता कहिए, भेदभाव कहिए, ये स्टार्ट हो जाता है, जो कि कह सकते हो आपके लोकतांत्रिक शैक्षिक व्यवस्था के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना 60 सवाल होता है खत्म। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब तो करिए ही, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, आपसे इतना ही आशा है। यहाँ पे आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है। अभी तक आपने जिस भी क्लास को नहीं देखा है टच करिए और अभी ही देख लीजिए।